Let's talk about economics. In this lecture, I'll be teaching you economics from NCERT and my own content. ठीक है, मैं दोनों ही कंबाइन करके इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाने वाली हूँ. इसके पार्ट्स होंगे, एपिसोड्स होंगे, सीरीज़ होंगे और बहुत सारे जा सकते हैं. मैं एक प्लेलिस्ट डाल दूँगी चैनल पर, उसके अंदर आपको सारे वीडियो के लेक्चर्स मिल जाएंगे. ठीक है, सो आई एम बिगिनिंग विथ लेक्चर नंबर 1. ठीक है, लेक्चर 1 से स्टार्ट करते हैं. जस्ट सेकेंड, मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ लेक्चर 1 को. ओके, सबसे पहले दो टर्म्स हैं, इकोनॉमी एंड दूसरी टर्म है इकोनॉमिक्स. ये दोनों ही टर्म्स बहुत ही सिमिलर लगती हैं, बहुत ही एक जैसी लगती हैं, बट एक जैसी नहीं है. दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इकोनॉमी का मतलब होता है कि इकोनॉमिक्स इन एक्शन. इकोनॉमिक्स एक्शन में इकोनॉमी का मतलब होता है, एंड इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ चॉइसेस. ठीक है, इकोनॉमिक कभी भी वर्ड सुना होगा अगर तुमने इंडिया की इकॉनमी, तो हम कैसे बोलते हैं? इंडियन इकॉनमी, अमेरिकन इकॉनमी, यूएई की इकॉनमी. ठीक है, इस तरह से हम इकॉनमी बोलते हैं. कोई भी इकोनॉमिक्स जो कि एक्शन में ऑलरेडी है, जैसे कि इंडियन इकॉनमी हो गई, अमेरिकन इकॉनमी हो गई. वहीं जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो दे आर द स्टडी ऑफ चॉइसेस, नेवर्थलेस नथिंग मोर. ठीक है, अब ये बेसिकली हमें यूटिलिटी के बारे में बताता है, मतलब वो चीज़ें हमें सेटिस्फाई करे. अब वो यूटिलिटी क्या हो सकती है? सबसे बड़ी बात कि वो यूटिलिटी हो क्या सकती है. वो यूटिलिटी हमारी हो सकती है, देखो इकोनॉमिक्स में वो यूटिलिटी हमारी दो चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि हमारी चॉइसेस दो तरह की हो सकती है. एक होती है हमारी ज़रूरतें और एक होती है हमारी जो चीज़ हमें चाहिए, लाइक हमारी वांट्स, नीड्स एंड वांट्स. और नीड क्या हो सकती है? रोटी कपड़ा मकान. उसके आगे जाएँ, वो हर चीज़ जो हमारी सुविधाएँ, मतलब हमें बेसिकली चाहिए. जैसे कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, बट अगर वो मुझे गाड़ी नॉर्मल कार चाहिए, बट अगर वो मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए तो वो मेरी वांट बन जाती है. या मुझे BMW चाहिए तो वो मेरी वांट बन जाती है. बट मुझे सिंपल कार चाहिए, कैसी भी कार चाहिए, तो वो मेरी नीड है. ठीक है, सिमिलरली नीड्स आर द रिसोर्सेज, नथिंग लेस और मोर. सीधी सी बात, नीड्स को हम रिसोर्सेज में कहते हैं. एंड वांट्स की जब हम बात करते हैं, सो दे आर अनलिमिटेड. दैट्स वाई इसका कोई लिमिट नहीं है. वहीं रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं. ऑब्वियसली भाई, तुम नेचुरली ले लो, सराउंडिंग्स में ले लो, वाटर लिमिटेड है. ठीक है, तो इसी तरह से रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, हमारी जो भी ज़रूरतें होंगी. मनी लिमिटेड है, मनी भी तो रिसोर्स ही एक तरह से. ठीक है, इस तरह से. अब दो तरह की इकोनॉमिक्स होती है. ठीक है, वो इकोनॉमिक्स क्या क्या होती है? माइक्रो और मैक्रो. जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो अब मैं सीधे इकोनॉमिक्स बोलूँगी और इकोनॉमी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं देश की इकोनॉमी की भी बात नहीं कर रही, मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ. और हाँ, कहीं कहीं इंडिया में बात करेंगे, बट मैं इकोनॉमिक्स बोल के चलूँगी. तो इको डॉट का मतलब समझना, इकोनॉमिक्स है. दो तरह की होती है, एक होता है माइक्रो एंड एक होता है मैक्रो. जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो नाम से ही पता चल गया, छोटे लेवल पे, यानी कि स्मॉल स्केल पे. स्मॉल स्केल पे तो सबसे पहले तो इंडिविजुअल ले आओ, मतलब हम खुद. फिर छोटे छोटे एंटरप्राइजेस ले आओ, वो स्मॉल यानी कि जो ज़्यादा ग्रो ना हुए हों, स्मॉल फर्म्स. ठीक है, बिजनेसेस. तो इस तरह से मैक्रो लेवल पे बात करोगे तो बात करो भाई गवर्नमेंट, कंट्रीज़ के लेवल पे बात करो, पूरी देश का. ठीक है, ग्लोबली बात करो, तब करो. जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसे हम प्राइस थियोरी भी कहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली स्मॉल कंपोनेंट्स हैं इकोनॉमी के. कैसे कंपोनेंट्स हैं? स्मॉल कंपोनेंट्स हैं इकोनॉमी के. ठीक है, आर टेकन इनटू अकाउंट. वहीं इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, पूरी कंट्री की इकोनॉमी अगर एज अ होल कंसीडर की जाएगी, एज अ होल, तो हम उसे मैक्रो में लेंगे. गॉट इट? स्टडीज़ इंडिविजुअल एंड बिजनेस डिसीजन. कौन इंडिविजुअल और बिजनेस डिसीजन स्टडी करता है? माइक्रो. इंडिविजुअल और बिजनेस डिसीजंस माइक्रो स्टडी करता है. स्टडीज़ डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट और कंट्रीज़, इसको हम प्राइस थियोरी के नाम से जानते हैं. माइक्रो को प्राइस थियोरी एंड मैक्रो को इनकम थियोरी. ठीक है, अच्छा, ये यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है. ये किसके लिए यूज़फुल है? बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल है गवर्नमेंट के लिए. क्या? हमारे फिस्कल और मॉनेटरी डिसीजंस
पॉलिसी डिसीजंस के लिए। फिस्कल की जब हम बात करते हैं ना, तो आगे भी मैं बात करूँगी फिस्कल की, तो ध्यान रखना फिस्कल हमेशा ना गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा, और जो हमारा मॉनिटरी है ना वो हमारा इंडिविजुअल से रिलेटेड होगा, प्राइवेट से रिलेटेड होगा जब हम मॉनिटरी की बात करेंगे। ठीक है, तो ये बात थोड़ी आगे मैं पढ़ाऊँगी, जब मैं फिस्कल पॉलिसी वगैरह पढ़ाऊँगी तब ये बातें थोड़ी ध्यान में रहनी चाहिए। चलो, और जब हम माइक्रो की बात करें तो हम मैक्रो की बात करें। जब माइक्रो की बात करें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ले लो, जितने भी हमारे हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स उनको ले लो। ठीक है, किसमें? माइक्रो में। एंड ये जो दो हमने बात की ये मैक्रो में ले लो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छी प्यारी चीज़ पढ़ते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहले मैं थोड़ा बहुत खुद का पढ़ा दूँ एंड उसके बाद में डेफिनेटली एनसीईआरटी की रीडिंग पर चलूँगी। चलिए पहले हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब हम कहते हैं तो देखो, अपॉर्चुनिटी नाम से ही पता चल रहा है कि हमें किसी चीज़ का हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, मतलब सुविधाएं भी नहीं कहोगे तो ऑप्शंस हैं। चलो, अपॉर्चुनिटी से मैं ऑप्शन से एक वर्ड निकाल लूँ, बिल्कुल मेरे पास ऑप्शंस हैं। मतलब यूँ कह लो कि चलो एक टॉफ़ी ख़रीदने जा रही हूँ मैं, तो टॉफ़ी के भी ना फेरेरो रोशर, स्पेलिंग पे मत जाना, फेरेरो रोशर की स्पेलिंग नहीं आती, गलत भी हो सकती है। ठीक है, मेरे पास एक्लेयर्स ले लो एंड मेलोडी ले लो। चलो तीन ही लेते हैं पहले, फेरेरो रोशर, मेलोडी एंड एक्लेयर्स, ये तीन ले ली मैंने टॉफ़ी। अब मेरे पास ऑप्शन है, लाइक इफ़ नॉट फेरेरो रोशर शॉपकीपर के पास नहीं है तो एक्लेयर्स ले लूँगी, एक्लेयर्स नहीं तो मेलोडी ले लूँगी। मतलब मुझे तीनों टॉफ़ी अच्छी लगती हैं, अगर शॉपकीपर के पास कोई भी अवेलेबल नहीं है तो मैं कोई भी ले लूँगी, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट देखो, मैं कह रही हूँ अगर फेरेरो रोशर नहीं हुई ना तो मैं एक्लेयर्स लूँगी, मेलोडी नहीं लूँगी। ये दोनों होंगी तो मैं एक्लेयर्स लूँगी, मेलोडी नहीं लूँगी। मेरा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? एक्लेयर्स, नॉट मेलोडी। ठीक है, तो यही बात आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव मस्ट बी फॉरगॉन टू परस्यू अ पर्टिकुलर एक्शन। और अगर ये दोनों अवेलेबल होंगे भी तो भी मैं फेरेरो रोशर ही लूँगी, अगर फेरेरो रोशर अवेलेबल होगा तो। ठीक है, तो प्रायोरिटी। तो यहीं से कुछ अंदाज़ा लगाते हैं इस बात का जो मैं कहना चाह रही हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। यहाँ पर टॉपिक लिखूँगी अब मैं, समझाने के लिए जगह चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आई होप इट माइट बी विजिबल। तो अब हम बात करते हैं, जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हम बात कर ही रहे हैं तो देखो, कॉस्ट जो है ऑल्टरनेटिव की मस्ट बी फॉरगॉन, द कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव मस्ट बी फॉरगॉन। किसके लिए भूल जाना चाहिए हमें? परस्यू करने के लिए एक पर्टिकुलर एक्शन को, टू परस्यू ए पर्टिकुलर एक्शन। ठीक है, जैसे कि ये एक सबसे अच्छा की कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में, एज इट रिप्रेजेंट्स ट्रेड ऑफ बिटवीन टू और मोर ऑप्शंस। ट्रेड ऑफ समझते हो? ट्रेड ऑफ का मतलब नहीं समझते तो मैं समझा देती हूँ हर किसी का मतलब, और कोई डाउट्स है तो कमेंट डाउन बिलो। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि जैसे मैंने कहा कि फेरेरो रोशर है, एक्लेयर्स है और मेलोडी है, तो अगर फेरेरो रोशर हुई तो यही लूँगी, अगर ये नहीं हुई तो इन दोनों में से एक्लेयर्स लूँगी, और अगर फिर ये दोनों भी नहीं हुई तो फिर लूँगी मेलोडी, मेरा लास्ट ऑप्शन है। तो कहने का मतलब एक को चूज़ करने के लिए दूसरों को हटा देना, इस तरह से इसे ट्रेड ऑफ कहते हैं। मतलब दो ऑप्शंस में से तुम एक ही ऑप्शन ले सकते हो, आइदर ए और बी। ओके, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव मस्ट बी फॉरगॉन टू परस्यू अ पर्टिकुलर एक्शन। अब डिमांड का लॉ और सप्लाई का डिमांड, ये भी समझते हैं, सप्लाई का लॉ, सॉरी। तो देखो, बहुत सारे गुड्स हैं, आगे मैं सारे गुड्स को पढ़ाऊँगी। डिफरेंट टाइप्स, हमारे नॉर्मल गुड्स आ गए, गिब्सन गुड्स आ गए, हमारे वेबलिन गुड्स आ गए, लग्जरी गुड्स आ गए। ठीक है, बहुत सारे गुड्स हैं, तो इनको देखेंगे अभी हम। अभी मैं नॉर्मल गुड्स को लेकर चल रही हूँ इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, अब जो मैं बात करते हैं नॉर्मल गुड्स को लेकर चल रही हूँ और मैं लॉ ऑफ डिमांड समझा रही हूँ। तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि किसी चीज़ की अगर डिमांड है, अगर किसी चीज़ की डिमांड है, मुझे ना आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, तो आइसक्रीम की डिमांड है भैया बहुत ज़्यादा, और वो भी कोई और नहीं, कॉर्नेटो आइसक्रीम की बहुत ज़्यादा डिमांड है इनटू द मार्केट। तो देखो, जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है ना उसका प्राइस भी ज़्यादा होता है। डिमांड ज़्यादा है भाई, तभी तो प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि लोग चाहते हैं बहुत ज़्यादा, तो अगर वो प्राइस ज़्यादा रखेंगे ना तो भी लोग खरीदेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस कम होगा। ठीक है,
तो ये एक बात हो गई। और अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो देखो उसका सप्लाई भी तो ज़्यादा होना चाहिए प्राइस ज़्यादा होने के लिए, अदरवाइज़ प्राइस तो कम हो जाएगा। कहने का मतलब ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, एज द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस इंक्रीजेस, कंज्यूमर डिमांड फॉर दैट गुड और सर्विस विल डिक्रीज वाइस वर्सा। ठीक है, दैट मीन्स फॉर से, मैंने आइसक्रीम वाला एग्जांपल देते हैं हम। अगर कोई भी चीज़ है जैसे आइसक्रीम, तो आइसक्रीम की अगर में डिमांड ज़्यादा है तो इसका प्राइस कम होगा, ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा होगी क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, सप्लाई ज़्यादा होगी। दिस इज़ व्हाट लॉ ऑफ डिमांड सेज कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्राइस है पी फॉर प्राइस, डिमांड और प्राइस। ठीक है, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस कम होगा, जस्ट दिस थिंग। लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट फॉर थिंग्स बीइंग इक्वल, एज द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस फॉर द डिमांड्स इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस। डिमांड कम होगी तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सप्लायर्स को भी तो अर्न करना है ना, उन्हें भी तो पैसा चाहिए। तो अगर डिमांड कम है तो वो प्राइस को इंक्रीज़ करेंगे, डिमांड ज़्यादा है तो ठीक है नॉर्मल प्राइस पे वो दे रहे हैं कोई भी चीज़। जैसे कि तुम खुद देखो, अगर तुम्हारी BMW को मैं सेल करने लग जाऊँ, वैसे तो ये लग्जरी गुड में आ गई है तो मैं इसका एग्जांपल नहीं लूँगी, इसलिए मैंने नॉर्मल गुड में आइसक्रीम का एग्जांपल दिया था कि अगर आइसक्रीम सभी कोई खा रहे हैं तो इसको हम 20 रुपये की ही सेल करेंगे। बट अगर आइसक्रीम ठीक है, आइसक्रीम है ये, 10 लोग खा रहे हैं तो 20 रुपये की सेल हो रही है। अगर 5 लोग खाने लगेंगे तो मैं इसको 40 रुपये का सेल करने लगूँगी। अगर 50 लोग खाने लगेंगे तो मैं इसे 10 रुपये का सेल करने लगूँगी। यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस कम है, यहाँ पे भी डिमांड ज़्यादा है, यहाँ पे मैंने रुपीज़ क्यों लिखा है, यहाँ पे रुपीज़ नहीं आएगा, तो प्राइस कम है। देखो कम कर दिया, पहले 10 लोग खा रहे थे तो 20 रुपये की दे रही थी, अब 50 लोग खा रहे हैं तो 10 रुपये की कर दी। ठीक है, 5 लोग खा रहे हैं, प्राइस बढ़ा दिया मैंने 40 रुपये का। इसका जो ग्राफ बनता है वो तुम ले लो ज़रा, इस तरह से डाउन स्लोप का बनता है, फटाफट बना के दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे मेरे जो भी क्वांटिटी डिमांड की गई है, 2, 4 आइसक्रीम, 6 आइसक्रीम, यहाँ पे 1 रुपये की, 2 रुपये की, 3 रुपये की। ठीक है, तो 2 आइसक्रीम है तो कितने की है, 2 आइसक्रीम है तो कितने की है, 3 रुपये की। 4 आइसक्रीम है तो 2 रुपये की, खुद देखो 3 रुपये की है, 2 आइसक्रीम है तो, 4 है तो 2 रुपये की है, और 6 है तो कितने की है, 1 रुपये की है कि नहीं। क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है और प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ये प्राइस है, इधर RS लिख दूँ, प्राइस समझ जाओगे। एक बार ना पार्ले जी का डिमांड जो है, एक जैसे मैंने जब लॉ ऑफ डिमांड शुरू कर रहा था तो मैंने ही बोला था कि डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस ज़्यादा होगा। एक बार क्या हुआ ना, पार्ले जी का डिमांड बहुत ज़्यादा था। ठीक है, पार्ले जी तुम जानते हो कि 5 रुपये का पैकेट मिलता है आज भी टिल डेट, तो 6 रुपये का कर दिया इन लोगों ने। तो जो डिमांड है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो गई, प्राइस बढ़ा दिया तो डिमांड कम हो गई। तो ध्यान रहे, नॉर्मल गुड की बात कर रहे हैं हम। जो मैंने शुरू में एग्जांपल मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि क्या होते हैं, जो हमारे लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस ज़्यादा होगी, वो है केस। डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस ज़्यादा होगा, वो केस है लग्जरी गुड्स में। आगे पढ़ाऊँगी मैं जब गुड्स, तो मैंने नॉर्मल गुड्स कंसिडरेशन किया था, तो उसके केस में यही बात ध्यान में रखनी है कि अगर डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस कम होगा। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, काफ़ी टाइम हमने एक चीज़ को समझाने में लगा दिया है। जैसे कि अगर
स्मार्टफोन का प्राइस कम हो जाए तो कंज्यूमर्स उसे खरीदने लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टफोन खरीदेंगे। अगर स्मार्टफोन का प्राइस बढ़ा दूँ तो भाई ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएंगे कंज्यूमर्स। ये जो इन्वर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कंज्यूमर बिहेवियर का इन इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा सकती हूँ मैं कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड थ्योरी वगैरह उसी में है। इसमें तो काफ़ी बेसिक इंट्रोडक्शन है, बट यही है कि इन्वर्स रिलेशनशिप है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। किस में इन्वर्स रिलेशनशिप है? इन्वर्स रिलेशनशिप है डिमांड और प्राइस के बीच में, डिमांड एंड प्राइस के बीच में, ठीक है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? फटाक से ना एक आयरन की रॉड ले लो। किसकी रॉड ले लो? आयरन, Fe आयरन, जानते हो, थोड़ी केमिस्ट्री भी पढ़ लो। Fe आयरन का केमिकल फॉर्मूला है। तो इसको खींचोगे, क्या ये खींचेगा? क्या ये खींचेगा? नो, बाय नो, बिकॉज इट इज़ इन इलास्टिक इन नेचर, इट इज़ इन इलास्टिक इन नेचर। मैं इलास्टिसिटी की बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ? इलास्टिसिटी की ना। व्हाट डज दिस टर्म मीन्स? इलास्टिसिटी, जो चीज़ स्ट्रेचेबल है बहुत ज़्यादा, है ना, जो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। तो इट मेजर्स हाउ क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्स टू प्राइस चेंजेस। मतलब जितना ज़्यादा मैं डिमांड बढ़ाती जाती हूँ उतना ज़्यादा अगर प्राइस कम होता जाता है, या मैं जितना ज़्यादा प्राइस डिमांड कम करती जाती हूँ प्राइस अगर ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है, जिसकी मैंने पार्ले जी का एग्जांपल दिया, तो ये मुझे क्या बता रहा है? ये मुझे बता रहा है कि इलास्टिसिटी है, मतलब फ़र्क पड़ रहा है, रिलेशनशिप है, ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, डिमांड और प्राइस। सो दिस इज़ व्हाट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेज, दैट ये मेजर करता है हाउ क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्स टू द प्राइस चेंजेस। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इलास्टिसिटी यहाँ पे लिख रही हूँ इस बार। इलास्टिसिटी कह रहा है कि हाउ क्वांटिटी डिमांडेड डिमांडेड रिस्पॉन्स टू प्राइस चेंजेस। प्राइस में मैं बदलाव ला रही हूँ, और तो मैं डिमांड में ला रही थी ना, प्राइस में बदलाव ला रही हूँ। 4 रुपये का पेन अगर दे रही हूँ तो 10 लोग ले रहे हैं, 40 रुपये का कर दूँ 5 लोग लेंगे, ठीक है। इसे इलास्टिसिटी कहते हैं। ज़रा सप्लाई साइड समझते हैं इकोनॉमी की। देखो सप्लाई साइड ना कहीं जो बेच रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, उनके बेनिफिट पर डिपेंड करता है। और सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी यही कहता है कि भाई देखो, मैं तो प्राइस बढ़ाऊंगा अगर मेरी सप्लाई बढ़ी, समझ रहे हो? अगर मेरी सप्लाई बढ़ी तो मैं तो प्राइस बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे भी प्रॉफिट चाहिए, आई वॉन्ट प्रॉफिट। यूँ समझो, सप्लाई बढ़ी मतलब डिमांड होगी तभी तो सप्लाई बढ़ी, बिना डिमांड के तो सप्लाई बढ़ नहीं सकती, तो प्राइस बढ़ा, क्योंकि इनको प्रॉफिट चाहिए, इनको। अब समझते हैं हम, देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। किसके बीच में है डायरेक्ट रिलेशनशिप? डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस और जो क्वांटिटी सप्लाई की गई है उसके बीच में, ठीक है। ये सप्लाई कर्व, जैसे मैंने वो बनाया था ना तुम्हारा डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व बनाती हूँ, यहाँ से ले लो। ये अगेन क्वांटिटी डिमांडेड, ये अगेन प्राइस है, रुपीज़ लिख रही हूँ। ये 1, ये 2 रुपये, ये 3 रुपया, इधर 5, 10, 15। तो कलर चेंज कर लें फटाक से, वाइट के लिए 5 चीज़ें सप्लाई हो रही हैं, सप्लाई हो रही हैं, तो कितने की बिक रही है? 1 रुपये की। 10 हो रही हैं तो कितने की बिक रही है? 2 रुपये की। 15 हो रही है, कितने की बिक रही है? 15 रुपये की। प्राइस बढ़ रहा है ना, पहले 5 थी तो 1 रुपये की, 10 हो गई, सप्लाई भी बढ़ रही है तो 2 हो गई, 15 थी 3 हो गई, सप्लाई भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रहा है, यानी कि कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। किसके बीच में? सप्लाई और प्राइस के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल एज द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस इंक्रीजेस, बाकी चीज़ें इक्वल रहें, बट ओके। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर सप्लाई कर्व, ये तुम्हारा सप्लाई कर्व है। अब लॉ ऑफ सप्लाई बता रही थी मैं, चलो। लॉ ऑफ सप्लाई कर्व ये कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई कर्व नहीं, लॉ ऑफ सप्लाई बस। लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी चीज़ एकदम इक्वल है, ठीक है, कुछ इधर उधर नहीं कर रहे, एज द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस,
तो द सप्लाइड, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड गुड्स, रुक जाओ, तो जो क्वांटिटी है सप्लाइड गुड्स की, द क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड गुड्स ऑल्सो इंक्रीजेस, वो भी इंक्रीज होगी। क्या बोला मैंने? एज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस, जैसे ही गुड्स और सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज होता है तो जो क्वांटिटी है सप्लाइड गुड्स एंड सर्विसेज की वो भी इंक्रीज होती है। ठीक है, कर्व बना के दिखा दिया। और वाइस वर्सा, अगर कॉफ़ी बीन्स के मार्केट प्राइसेस राइज हो रहे हैं ना तो सप्लाई भी राइज हो रही है, तभी हो रहे हैं। ठीक है, कन्वर्सली अगर प्राइसेस फॉल हो रहे हैं यानी कि फार्मर्स सप्लाई नहीं कर पा रहे, लोअर प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, यानी कि प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं हो पा रहा होगा, प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं आ पा रही होगी क्रॉप्स की, बारिश नहीं हो पा रही होगी या तो ज़्यादा, जो भी रीजंस रहते हैं उनके। द प्रिंसिपल इलस्ट्रेट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इन इकोनॉमिक्स। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की बात करते हैं, इनकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, आगे बात करेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ज़्यादा है लैंड होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए और वेजेस होने चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में है नहीं, वो हम आगे देखते हैं, जो भी जैसा भी होगा। वो कमोडिटी का प्राइस, प्रोडक्शन कॉस्ट, टैक्सेस, प्रॉफिट, ये सब चीज़ें हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यही कहता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यही कहता है कि रिस्पॉन्सिवनेस टू द, अगेन कैसा रिस्पॉन्ड करता है सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी टू द प्राइस चेंजेस, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू प्राइस चेंजेस। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस क्वांटिटी जो कि सप्लाई की गई है प्राइस चेंजेस को। अब मैं 3 ग्राफ या कर्व्स जो भी कहो बनाने जा रही हूँ इलास्टिसिटी के। ठीक है, चलो यहाँ पे देखना, 1 2 एंड ये 3। ठीक है, ये देखो ज़रा, यहाँ पे नीचे क्वांटिटी रहेगी और यहाँ पे प्राइस रहेगा, इधर प्राइस रहेगा P। ठीक है, हटा दिया मैंने, ध्यान रखना। वर्टिकल पे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस रहेगा। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने लाइन बनाई है ये कैसे बनाई है और ये कैसे बनाई है? हाँ, तो मैं क्या कह रही हूँ, ये कैसा है, इलास्टिक है, इनइलास्टिक है या फिर कैसा है? ये परफेक्टली तुम देखो यहाँ पे क्वांटिटी, मतलब मैं कह रही हूँ 1, चलो 2 चीज़ें सप्लाई कर रही हूँ, 1 2, इधर स्पेस नहीं इसलिए अंदर लिख रही हूँ 3। यार मैं 1-2 ही चीज़ सप्लाई कर रही हूँ, एक तो 2 ही चीज़ सप्लाई कर रही हूँ, वो कभी भी 1 रुपये पे मिल रही है, कभी 2 रुपये पे मिल रही है, वो 3 रुपये पे मिल रही है। तुम देख रहे हो इनइलास्टिसिटी है कि नहीं, मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मेरा जो सप्लाई है या जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो एज इट इज़ है, वो तो बढ़ ही नहीं रही, प्राइस बढ़ रहा है। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट हुआ? कुछ भी नहीं यार, इनइलास्टिक हुआ, इनइलास्टिक। ठीक है, इसको हटा के आई लिख रहे हैं हम। और कैसा इनइलास्टिक? परफेक्टली इनइलास्टिक। यहाँ पर ई क्या होता है, 0 होता है इस ग्राफ, यानी कि द क्वांटिटी सप्लाइड मतलब डेल्टा S बाय डेल्टा P इज़ 0। अब ये परफेक्टली क्या है देखते हैं। यहाँ में 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे चलो 2 रख देते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि यार जो मैं क्वांटिटी सप्लाई कर रही हूँ ना वो तो मेरी ठीक है, चलो बढ़ रही है, हाँ 1 हो रही है, फिर 2 हो रही है, फिर 3 हो रही है, पर यार मेरा प्राइस एज इट इज़ है, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं आ रहा। तो मतलब ये क्या है, प्राइस में फ़र्क ही नहीं आ रहा। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या थी, कैसे रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड टू द प्राइस चेंजेस को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो देखो यहाँ पे प्राइस तो चेंज हो रहा है, नहीं प्राइस चेंज नहीं हो रहा, क्वांटिटी सप्लाई तो चेंज हो रही है पर प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा।
तो यानी कि ई क्या हो गया, अगेन क्या हो गया, एक्स, कुछ भी हो सकता है भाई। डेल्टा एस बाय डेल्टा पी, मेरा डेल्टा एस चेंज हो रहा है बार बार, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 4 है, पर डेल्टा पी तो एकदम फिक्स है 2। तो ये कुछ भी हो सकता है, तो ये परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, क्यों परफेक्टली इलास्टिक है, बिकॉज सप्लाई में चेंजेस हो रहे हैं पर प्राइस एज इट इज़ है, प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रही। और इलास्टिसिटी की डेफिनेशन यही कहती थी, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू प्राइस चेंजेस। देन अब हम बात करते हैं, इलास्टिसिटी हो गया, परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया, परफेक्टली इलास्टिक हो गया। अब ये इधर लेस इलास्टिक होगा, इधर तुम्हारा यूनिटरी इलास्टिक होगा, और इधर तुम्हारा इलास्टिक होगा, और इधर तुम्हारा ज़्यादा इलास्टिक होगा, मोर इलास्टिक। यानी कि बीच में ना ई इज़ इक्वल्स टू 1 होगा, इधर ई इज़ लेस देन 1 और इधर ई इज़ ग्रेटर देन 1। यानी कि इधर ज़्यादा इलास्टिक होगा, इधर कम इलास्टिक होगा, और इधर इक्वल टू 1 होगा, यहाँ यहाँ और यहाँ। ठीक है, इधर ज़्यादा इलास्टिक क्यों होगा, क्योंकि देखो सप्लाई बढ़ रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी। इधर सप्लाई कम है पर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इलास्टिसिटी कम होगी, लेस इलास्टिक होगा। इधर यहाँ यूनिटरी रहेगा। तो इलास्टिसिटी यही है, हाउ क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन प्राइस। इफ अ स्लाइट प्राइस चेंज रिजल्ट्स इन अ सब्सटैंशियल शिफ्ट इन क्वांटिटी डिमांडेड, इट इंडिकेट्स हाई इलास्टिसिटी। अगर एक स्लाइट प्राइस चेंज रिजल्ट करता है सब्सटैंशियल शिफ्ट में, क्वांटिटी जो डिमांड की गई है, तो वो इंडिकेट करता है हाई इलास्टिसिटी। यहाँ पे हल्का सा प्राइस में चेंज हुआ है, यहाँ से यहाँ पहुँच गई थी, इतना ज़्यादा चेंज हो गया सप्लाई में, देख रहे हो एकदम से यहाँ पहुँच गया सप्लाई, तो ये ज़्यादा इलास्टिक हुआ ना, ये वाला पोर्शन। कन्वर्सली इफ अ प्राइस चेंज हैज़ मिनिमल इम्पैक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड, अगर प्राइस चेंज का कम इम्पैक्ट है, जो क्वांटिटी डिमांड की गई है, कम इम्पैक्ट है ना सप्लाई चेंज पर, देख रहे हो, तो क्या होगा, डिमांड इज़ हाईली इनइलास्टिक, डिमांड हाईली इनइलास्टिक है। जैसे कि यहाँ पे प्राइस चेंज हो रहा है, देख लो, सप्लाई चेंज हो रहा है, सॉरी सप्लाई चेंज। देखो प्राइस चेंज का फ़र्क पड़ना चाहिए सप्लाई चेंज पर, समझ रहे हो, इतनी ऑटोमेटिकली यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज़ हो गई और यहाँ पे उतनी की उतनी है, प्राइस चेंज हो जा रहा है हर बार। दिस इज़ व्हाट इज़ इलास्टिसिटी। तो यही है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग, मैंने बताया था डेल्टा एस बाय डेल्टा पी, और डेल्टा डी अगर डिमांड है बोलते डेल्टा डी बाय डेल्टा पी। ओके, एंड इसके आगे बोला है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस इंक्रीज होती है तब होता है, तो ये रीड करता है रिड्यूस्ड टोटल रेवेन्यू को, और इन इलास्टिसिटी रिजल्ट करता है इंक्रीज टोटल रेवेन्यू, क्योंकि सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस कम है तब भी सप्लाई बढ़ रही है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिड्यूस टोटल रेवेन्यू, और इन इलास्टिसिटी रिजल्ट करता है इंक्रीज टोटल रेवेन्यू। यूनिटरी इलास्टिसिटी अकर्स व्हेन अ चेंज इन प्राइस कॉजेस नो चेंज इन टोटल रेवेन्यू। तो 3 है, एक तो है टोटल रेवेन्यू इंक्रीज्ड, ये डिक्रीज्ड, और ये इक्वल। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन अ प्राइस चेंज इंक्रीजेस leads to reduced total revenue, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गई। अगर रेवेन्यू रिड्यूस हो रही है तो इन इलास्टिसिटी इंक्रीज़ हो रही है, ये इन इलास्टिसिटी हो गई। और इक्वल कब हो रहा है, जब यूनिटरी हो रहा है। यूनिटरी कब हो रहा है, जब कोई चेंज नहीं हो रहा प्राइस में इन टोटल रेवेन्यू, लाइक नो चेंज था यहाँ पर, नो चेंज इन टोटल रेवेन्यू। ठीक है, इसके बाद
वही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी, 5 हैं। इनको फटाफट से बताती हूँ, इतना टफ भी नहीं है ये। वो 5 कुछ ऐसे हैं। मैंने बोला परफेक्टली, मैं ना शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगी, तो मेरी बातों पर जाना। मेरी बातों से नोट्स बनने चाहिए, मैं जो लिख रही हूँ उससे बहुत कम बनेगा नोट्स, अगर बनेगा भी तो मैं बता रही हूँ। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। सबसे पहले इन दोनों को समझाते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहता है कि इनफाइनाइट चेंज होगा। परफेक्टली इलास्टिक है, इनफाइनाइट चेंज होगा। जो भी क्वांटिटी डिमांड की गई है, बहुत ही स्मॉल चेंज इन प्राइस के लिए, बहुत ही स्मॉल चेंज इन प्राइस, थोड़ा सा चेंज हुआ प्राइस में, ज़्यादा चेंज है क्वांटिटी जो कि डिमांड की गई है ना। अगर इनफाइनेटली स्मॉल चेंज है प्राइस में, सप्लाई में या डिमांड में, या कोई चेंज नहीं, इनफाइनेटली स्मॉल क्यों कहो, कोई कहो, मतलब रुको यहाँ पे कहो तुम नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ, चेंज ही नहीं हुआ। और हाईली परफेक्टली इलास्टिक का वो जो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ स्ट्रेच हो रही है, बहुत ज़्यादा सप्लाई में चेंज आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिमांड में चेंज आ रहा है, प्राइस में हल्का सा आ रहा है ना। इनइलास्टिक कब हो रही है, जब वो स्ट्रेच ही नहीं हो रही यार, चेंज ही नहीं आ रहा, नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रिगार्डलेस ऑफ प्राइस चेंज। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ स्मॉल चेंज इन प्राइस। लार्ज चेंज किस में, लार्ज चेंज जो भी क्वांटिटी डिमांड की गई है उसमें, ऑन क्वांटिटी डिमांडेड स्मॉल चेंज इन प्राइस के लिए। और ऐसी रिलेटिवली इनइलास्टिक में तो स्मॉल चेंज ले लेना, इनइलास्टिक है क्योंकि तो स्मॉल चेंज होगा, इलास्टिक है तो चेंज होगा, लार्ज चेंज होगा, और इनइलास्टिक है तो कम चेंज होगा, ये समझो। यूनिटरी में तो प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स द चेंज इन प्राइस। तो इन शॉर्ट ये पूरा इस तरह से ग्राफ बना लो तुम। परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। समझ गए? नहीं समझे? परफेक्टली इलास्टिक है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, इनफाइनाइट चेंज हो रहा है सप्लाई में ड्यू टू स्मॉल स्लाइट चेंज इन प्राइस। रिलेटिव इलास्टिक है अगर लार्ज चेंज हो रहा है प्राइस में ड्यू टू स्मॉल चेंज इन प्राइस। यूनिटरी है जब चेंज इन प्राइस इक्वल्स द क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड। और रिलेटिवली इलास्टिक है जब स्मॉल चेंज हो रहा है इन द क्वांटिटी सप्लाइड और डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। और परफेक्टली इनइलास्टिक है जब अगेन इनफाइनाइटली स्मॉल, मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल क्या कहोगे यार, नो कहो, नो चेंज इन प्राइस ड्यू टू, मतलब चेंज इन सप्लाई और डिमांड ड्यू टू प्राइस चेंजेस। ठीक है, अच्छा ये मैंने दोनों समझा दिया। अब तुम्हें देखो शॉर्ट में मतलब को इसको इंटीग्रेट करके सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी और डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमी दोनों ही बता दिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझा दिया, और इससे अच्छे से आई डोंट फील कहीं पे तुम्हें समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी की। अगर दिक्कत हो रही है तो जब हम बात करते हैं ना इनकम इलास्टिसिटी की, तो सीधी सी बात है यार, हमारी इनकम में क्या डिफरेंस है तो नाम ही सही पता चल जाता है। यही खूबसूरती है किसी भी सब्जेक्ट की। एंड जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि तुम नाम पे जाओ, किस चीज़ में जाओ, तुम नाम पे जाओ। इनकम मतलब कि ये मेजर करता है कि हाउ क्वांटिटी जो कि डिमांड की जा रही है या सप्लाई की जा रही है, डिमांडेड और सप्लाइड रिस्पॉन्स टू व्हाट, इंक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इनकम या चेंजेस इन इनकम, चेंजेस इन इनकम। ठीक है, अब प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे इनकम आ गया। ठीक है, ये हो गई बात। अब तो ये जो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड है ये 0 और 1 के बीच में रहती है। ठीक है,
ये बात भी ध्यान रहेंगे। और ये जो हमारे नॉर्मल गुड्स मैंने बात कर दी ना, तो इसको फटाफट से इंट्रोड्यूस करके डिस्क्राइब करके ख़त्म करते हैं यहीं पर कि अगर इनकम में इंक्रीज़ हो रहा है ना, अगर इंक्रीज़ हो रहा है इनकम में, तो इंक्रीज़ होगा कुछ गुड्स में, और वो कुछ गुड्स क्या होने चाहिए? नॉर्मल गुड्स में जो आते हैं, हमारा क्लोथिंग, हमारा खाना और हमारा शेल्टर, हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी नीड हो जाती है, हमारा पानी भी नीड हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब, ओह ये क्या हो गया, ये सब इसमें आ गया, ठीक है, नॉर्मल गुड्स में आ गया। जैसे कि सीधी सी बात समझो यार, इनकम इलास्टिसिटी को थोड़ा सा और एलाबोरेट करके आखिरी बार तुम्हें समझा देती हूँ। एलाबोरेट करना तो मेरा खैर काम ही है। मैं कह रही हूँ ना, मेरी ना इनकम थी जब 10,000 रुपये, चलो बढ़ा दूँ थोड़ी और, बढ़ा देते हैं चलो फटाक से, रुको शॉर्ट में लिखते हैं। जब मेरी इनकम ना 1,00,000 रुपये थी, तब ना मैं भाई 1,000 रुपये के कपड़े पहनती थी। जब मेरी इनकम 2,00,000 हुई ना, तब मैंने अपने कपड़े ना 2,000 के पहनने लग गई। यानी कि आई स्टार्टेड स्पेंडिंग 2,000 रुपीज़ ऑन माई क्लोथिंग। तो तुम देख रहे हो, मेरी इनकम बढ़ी तो मैंने अपना खर्चा बढ़ा दिया। सो ये ही कुछ ऐसी सी बात है जो मैं इनकम इलास्टिसिटी से समझाना चाहती थी कि मतलब अगर मैं प्राइस बढ़ा रही हूँ ना, तो मेरा ये भी बढ़ रहा है, क्या कहते हैं, मेरी एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। तो इनकम इलास्टिसिटी अगेन। चलो अब गुड्स की बात आ चुकी है, तो नॉर्मल गुड्स से शुरू किया है, चलो सारे गुड्स समझा के हम ख़त्म करते हैं चीज़ों को। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फीरियर गुड्स की। देखो इन्फीरियर का मतलब क्या समझते हो तुम? किसी को नीचे दिखाना, इससे ज़्यादा तुम क्या समझोगे? मैं कह रही हूँ इन्फीरियर का मतलब ही है किसी को नीचा दिखाना, यानी कि किसी चीज़ को नेगलेक्ट कर देना। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा मॉडिफाई करूँ अगर मैं, तो मान लो कि पहले ना मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जाती थी, दिल्ली से मैं चंडीगढ़ जाती थी, और मुझे ना, मैं पहले ना चलो टैक्सी से जाती थी, ओके। अब क्या हुआ कि भाई पहले मेरी इनकम कितनी थी, मैंने क्या बताया था, 1,00,000 रुपये थी, ठीक है। अब मेरी इनकम ना बढ़ चुकी है, अब मेरी इनकम ना 2,00,000 रुपये हो चुकी है। ओहो, चलो दिल्ली से जा रहे हैं हम चंडीगढ़। पहले इनकम कितनी थी मेरी, 1,00,000। तो किससे जाती थी? बस से जाती थी, चलो टैक्सी से जाती थी। अब भाई मेरी इनकम तो बढ़ चुकी है, अब मेरी इनकम हो चुकी है 2,00,000। अब मैं किससे जा रही हूँ? ट्रेन से जा रही हूँ या फ्लाइट से जा रही हूँ? तो ये ट्रांजिशन देख रहे हो? तो अब मैं इन दोनों का यूज़ नहीं कर रही, राइट? तो ये मेरे बस और टैक्सी क्या हो गए? ये मेरे इन्फीरियर गुड्स हो गए। क्या हो गए? इन्फीरियर गुड्स। आई होप यू गॉट इट, व्हाट आई मेंट टू से एंड व्हाट आई मेंट टू एक्सप्लेन, राइट? ये मेरे क्या हो गए? इन्फीरियर गुड्स हो गए। अच्छा, यही कुछ है कि जब इनकी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है, तो जो वैल्यू डिमांड है ना, वो कम हो जाती है। तो दोज गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। जब इनकम हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, हाई फॉर इनकम, तो जो हमारी वैल्यू या किन्हीं गुड्स की या जो डिमांड है ना, वो कम हो जाती है, डिक्रीजेस, तो उसको हम दोज गुड्स आर नोन एज इन्फीरियर गुड्स। अच्छा, इसका जो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड है ना, इन्फीरियर गुड्स का जो हमारा इनकम इलास्टिसिटी डिमांड है, ये हमेशा नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि भाई हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। देखो मैंने पहले ही वर्ड बोला था तुम्हें, पूरा एक नेगलेक्ट, तो इसी से नेगेटिव लगा लो, ठीक है। आई होप इट माइट ऑल्सो बी क्लियर टू यू ऑल। चलो अब दूसरा गुड्स की बात करते हैं, जो कि हमारा लग्जरी गुड्स। जब मैं बात करती हूँ ना लग्जरी गुड्स की, तब मैं बाकायदा बात करती हूँ इस बात की कि अमीर हो चुकी है। जैसे कि मैं ना पहले वैगनार में बैठती थी, BMW अब मैं यूज़ कर रही हूँ। अब मैं ऐसा वैसा फ़ोन यूज़ नहीं कर रही, मेरे पास आईफोन आ चुका है, दैट टू 16 Pro Max, नहीं 17 भी आ चुका हो, पता नहीं, मुझे नहीं पता, आईफोन पर कोई नॉलेज नहीं है, अब आ चुका है। जब मेरी इनकम इंक्रीज़ हुई ना, तो मेरे एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो गए। क्या समझ रहे हो? एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो गए। अब देखो ये सारी मेरी वांटी तो हैं, लाइक मेरी ज़रूरत क्या है? फ़ोन, तो वो फ़ोन सैमसंग का भी हो सकता है ना, बट देन नहीं, मुझे तो आईफोन चाहिए, दैट इज़ माई वॉन्ट, ठीक है। कार, वो कार वैगनार भी हो सकती थी ना, नहीं मुझे तो BMW चाहिए, या कोई CNG की कार हो सकती थी ना, मुझे तो BMW चाहिए, तो मेरी वॉन्ट हो गई। तो ये लग्जरी गुड्स है कि जब इनकम इंक्रीज़ होती है, तो ये जो एक्सपेंसेस हैं हमारे, वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है? डिस्क्रिशनरी गुड्स भी कहते हैं हम इसको, डिस्क्रिशनरी गुड्स।
अब हम बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, मतलब एक गुड पे फ़र्क पड़ा है प्राइस या उसमें, तो दूसरे पे फ़र्क पड़ा है, मतलब एक की प्राइस में चेंज हुआ है या कुछ हुआ है तो दूसरे पे फ़र्क पड़ा है। एग्जामिन्स हाउ द क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड ऑफ वन गुड रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन प्राइस ऑफ अनदर गुड। कैसे समझाऊँ तुम्हें, एक बात बताओ ज़रा, क्या, अच्छा चलो ब्रेड ले लो और ज़रा बटर ले लो, चलो बटर तो और चीज़ों में भी काम आ सकता है, चलो 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 रुको और थोड़ा मॉडिफाई करती हूँ मैं। ब्रेड ले लो और जैम ले लो। क्या जैम, मतलब मोस्टली तो ब्रेड के साथ ही खाते हो ना, तो मैं कह रही हूँ भाई मैंने ना ब्रेड की सप्लाई कम कर दी। क्या कम कर दी? सप्लाई। तो क्या जैम की सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? खुद सोच के बताओ। मोस्टली जैम किसके साथ खाते हो? ब्रेड के साथ ही खाते हो, ब्रेड जैम जाना जाता है, तो इसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये एक गुड था, ये एक गुड था, दोनों का कहने को तो कोई लेना देना नहीं था, ना इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक जैसी होती है, ना एक साथ बनते हैं, ना इसकी कंपनी एक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बट क्योंकि इसी को हम क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं कि एक गुड की सप्लाई या डिमांड से इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि इसकी डिमांड कम हो गई। जैम की खाया तो ब्रेड के साथ ही जाता था, इसकी सप्लाई कम कर दी, इसकी डिमांड और कम हो गई और प्राइस इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, आ गया समझ आएगी? अच्छा, इन्फीरियर गुड्स की कुछ और एग्जांपल्स ले लो, जिसकी चीप सीरियल्स, फूड ग्रेन्स जैसे कि राइस रिप्लेस किए जा सकते हैं बेटर क्वालिटी फूड आइटम्स जैसे कि एग्स, मिल्क के साथ। जब हम इनकम इंक्रीज़ कर देते हैं, तो पहले हम तोरी सब्ज़ी की तरह खाते थे, अब कि मेरी सैलरी बढ़ गई अब तो मैं ज़ुकीनी खाती हूँ, ज़ुकीनी नूडल्स खाती हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लाइक ये सब बेस्ट एग्जाम्पल है मस्ट से। मतलब मैं सच में तोरी की सब्ज़ी खाती थी, अब क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई अब मैं ज़ुकीनी नूडल्स खाती हूँ। होती वो तोरी ही है, बट देन यू नो फ्लेक्स लिमिट। चलो आगे बढ़ते हैं। गिफ्ट गुड्स। जब हम बात करते हैं गिफ्ट गुड्स की, तब हम साफ साफ ये बात कहते हैं, देखो ये लग्जरी भी नहीं होते, ये ऐसा नहीं मेरी सैलरी बढ़ रही है उस पर भी डिपेंड करते हैं। तो ये लो इनकम वाले और लो लग्जरी गुड्स होते हैं, या नॉन लग्जरी गुड्स हैं। लो लग्जरी क्या होता है? नॉन लग्जरी गुड्स होते हैं। अच्छा ऐसे कैसे? गुड्स और प्रोडक्ट्स, ये बेसिकली इज़ अ लो इनकम नॉन लग्जरी प्रोडक्ट दैट डिफाइज स्टैंडर्ड इकोनॉमिक एंड कंज्यूमर डिमांड थ्योरी। स्टैंडर्ड इकोनॉमिक और कंज्यूमर डिमांड थ्योरी। डिमांड फॉर गिफ्ट गुड्स राइजेज व्हेन द प्राइस राइजेज एंड फॉल्स व्हेन द प्राइस फॉल्स। जो डिमांड है ना गिफ्ट गुड्स की, ये राइज करती है जब प्राइस राइज करता है, और फॉल करती है जब प्राइस फॉल करता है। कैसे? ब्रेड एंड जैम। देखो लो इनकम नॉन लग्जरी दोनों है ये, अरे दोनों ही लो इनकम नॉन लग्जरी दोनों ही प्रोडक्ट हैं। तो मैं क्या कह रही हूँ कि जब डिमांड राइज करती है तो प्राइस भी राइज करता है, और फॉल करती है तो प्राइस भी फॉल करता है। भैया ऑब्वियसली इनके दाम थोड़ी ना कम होते हैं। ये वाली बात मैं समझाना चाह रही थी कि डिमांड बढ़ रही है ना तो प्राइस भी बढ़ रहा है, यही बताना चाह रही थी। ऐसा नहीं है कि पार्ले जी बिस्किट है, इसकी डिमांड बढ़ रहे हैं तो प्राइस कम हो रहा है, या प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गया। समझ रहे हो? ये वो थोड़ी है, ये तो ब्रेड और जैम है, राइस है, वीट है, इसके दाम तो बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो गिफ्ट इन गुड्स में आते हैं। कौन से गुड्स में? गिफ्ट इन गुड्स। ठीक है, एक और गुड समझाऊंगी और उसके बाद मैं तुम्हें ये रीडिंग करवा देती हूँ, फर्स्ट चैप्टर का इंट्रो पढ़ा देती हूँ एंड एंडिंग अप दिस वीडियो राइट हेयर। उसके बाद देखते हैं कितना रीडिंग कर पाते हैं, जितना भी कर पाते हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बाकी लेक्चर 2 आएगा इसका एपिसोड। तो ये समझे तुम। अब ज़रा आ जाओ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो प्राइस हो गया, कंज्यूमर इनकम हो गया, टेस्ट प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ रेटेड गुड्स और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, वेबल गुड्स पे आ रहा होते हैं। ये कुछ वो नमूने होते हैं कि
देखो लग्जरी भी तो होते हैं ये, पर स्पेंडिंग ऑफ मनी ऑन लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज टू डिस्प्ले करने के लिए फाइनेंशियल पावर। डिमांड फॉर वेबलेंट गुड्स इंक्रीज़ करती है राइज में, उनके प्राइस में। मतलब कहने का मतलब इसका डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। और एज़ पर लॉ ऑफ डिमांड, हमने तो ये पढ़ा था कि भाई लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता था कि डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो प्राइस कम हो रहा है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है, प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है ये? कहाँ से डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है, प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा है? लॉ ऑफ डिमांड तो हम पढ़ गए, डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है और प्राइस कम हो रहा है। क्या है? देखो भैया, ये अमीरों की बातें हैं। अमीरों की बातें किस तरह से हैं कि एक तो ये लग्जरी प्रोडक्ट है और दूसरी बात तो ये फाइनेंशियल पावर, स्टेटस, सब कुछ दिखाता है। ठीक है, कैसे दिखाता है वो तो मैं भी समझाती हूँ। ये वो ऐसे दिखाता है कि तुम खुद सोचो, क्या आईफोन अगर नॉर्मल फ़ोन के रेट पे मिले, नॉर्मल 30-40 हज़ार का फ़ोन के रेट पर मिले अगर आईफोन, तो क्या वो लग्जरी रह जाएगा? तो क्या वो आईफोन रह जाएगा? क्या वो फ्लेक्स करने वाली बात रह जाएगी? नहीं रहेगी। क्या अगर तुम्हारी BMW या तुम्हारी मर्सिडीज़ या तुम्हारी लैम्बोर्गिनी अगर तुम्हें नॉर्मल 10-15 लाख में मिल जाए, तो क्या, किस बात की BMW और लैम्बोर्गिनी, किस बात की अच्छी गाड़ी, किस बात का अमीरों वाला स्टेटस और सिंबल, किस बात की रॉल्स रॉयस अगर वो 10-15 या 25 लाख तक में भी मिल जाए, किस बात की, किस बात का फ्लेक्स करोगे? तो इसीलिए इन्हें वेबलेंट गुड्स में रखा गया। ठीक है, तो अगर ये महंगा है ना ये, तो अभी इनकी वैल्यू है, और अगर ये महंगा नहीं होगा ना तो ये नॉर्मल गाड़ियों में शुमार हो जाएंगे। ठीक है, तो स्पेकुलेटिव इफ़ेक्ट है ये। क्या है ये? स्पेकुलेटिव इफ़ेक्ट। कौन सा इफ़ेक्ट? स्पेकुलेटिव इफ़ेक्ट। कहने का मतलब स्पेकुलेशंस आई, लॉ ऑफ डिमांड को इसने फॉल्स ठहरा दिया, गलत ठहरा दिया। कैसे गलत ठहरा दिया? expectation of certain future events, if the price of the commodity is increasing, then it will increase still further. स्टॉक मार्केट्स स्पेकुलेटिव इफेक्ट में आते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, मतलब स्पेकुलेशंस लगाना, स्पेकुलेटिव इफेक्ट। लॉ ऑफ डिमांड को तो फॉल्स ठहराता ही है। इसे एक तरह से स्पेकुलेशन कह सकते थे, बट है नहीं। स्पेकुलेटिव इफेक्ट बेसिकली एक नया टर्म है जो ये कह रहा है हमें कि स्पेकुलेशन लगाना कि ये फ्यूचर प्रोडक्ट ना फ्यूचर में महंगा होगा, भाई अभी खरीद के रख लेता हूँ। समझ रहे हो? फ्यूचर प्रेडिक्शंस कहेंगे हम इसको। सब्स्टिट्यूट गुड्स तो समझ में आ गए, टी और कॉफ़ी, उनके बिना तुम खा नहीं सकते। पेयर्स ऑफ कंपीटिंग गुड्स विच इन द ओपिनियन ऑफ बायर्स कैन रिप्लेस ईच अदर। अच्छा नहीं, वो तो कम्प्लीमेंट्री हो गए। मतलब ऐसा सकते हैं इनको कोई रिप्लेस नहीं, मतलब यार टी और कॉफ़ी, यार मुझे कैफ़ीन चाहिए भाई, कैफ़ीन तो दोनों में मिलती है, टी में भी मिलती है और कॉफ़ी में भी मिलती है। कहने का मतलब अगर टी महंगी हो गई तो कोई नहीं भैया, हटा दो मार्केट से, नहीं चाहिए हमें, हम कॉफ़ी पियेंगे, हम कॉफ़ी पे ज़िंदा रहेंगे। अगर कॉफ़ी नहीं मिले रहा हम चाय पियेंगे, कोई नहीं, रहने दो। तो ये क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। कब रिप्लेस कर सकते हैं? अगर इनके प्राइस में कोई चेंजेस आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं तो। पेयर ऑफ कंपीटिंग गुड्स, कैसे गुड्स? कंपीटिंग गुड्स, पेयर ऑफ कंपीटिंग गुड्स विच इन द ओपिनियन ऑफ बायर्स कैन रिप्लेस ईच अदर। दैट इज, अगर टी कॉस्टली है तो बायर्स विल बाय और ड्रिंक कॉफ़ी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ब्रेड और जैम, टी एंड शुगर। भाई जैम के बिना ब्रेड खा सकते हो, खा सकते होंगे बहुत कुछ लोग, मैं भी खाती हूँ, पर मैं एक बात कह रही हूँ, चाय बिना चीनी के पी सकते हो इफ़ यू आर नॉट डायबिटिक। अगेन एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ। सो पेयर ऑफ गुड्स दैट इज इंटरडिपेंडेंट, जो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर कंपैटिबल है, उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में काउंट करते हैं। भैया देखो, आई फील ये वीडियो हो चुकी है लेंदी, एंड आई ऑल्सो फील एट द सेम टाइम कि इसको अपलोड करने में भी लगेगा टाइम। और मुझे ऐसा भी लगता है कि क्यों ना मैं इकोनॉमिक्स की NCERT रीडिंग और आगे के चैप्टर का इंट्रोडक्शन जितना का हो गया है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूँ। So if you like the video, just don't forget to subscribe, like, share as much as you can. ठीक है, bye bye.